नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 2026 के बजट की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आंकड़ों और नंबरों का लेखा जोखा नहीं है। ये असल में भविष्य के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान है, एक ऐसा रोड मैप जिसका लक्ष्य भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, एक बड़ा सवाल सोचते हैं। आखिर कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपना भविष्य बनाता कैसे है? ये बजट कहीं ना कहीं इसी बड़े सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है, जहां इकोनॉमिक प्लान्स को एक बहुत बड़े विजन के साथ जोड़ा गया है। और इस पूरी योजना के दिल में जो विजन है वो है विकसित भारत का लक्ष्य। 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना, एक ऐसा देश जो सिर्फ आर्थिक रूप से ताकतवर ना हो बल्कि सोशली प्रोग्रेसिव और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी हो। समझिए, यही वो नॉर्थ स्टार है जो इस पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को डायरेक्शन दे रहा है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 मुख्य पिलर्स पर गौर करेंगे जो इस बजट की कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले विकसित भारत के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, छोटे बिजनेस और हमारे लोग इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं, और आखिर में जानेंगे कि भारत कैसे वर्ल्ड स्टेज पर compete करने की तैयारी कर रहा है। चलिए, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। विकसित भारत ब्लूप्रिंट। ये वो बड़ी तस्वीर है, वो फाउंडेशन है जिस पर आगे की सारी डिटेल्ड प्लानिंग टिकी हुई है। और इस फाउंडेशन का स्केल देखिए, 12.2 ट्रिलियन रुपए। जी हां, ये अब तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये पैसा कहां जाएगा? सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स बनाने में, मतलब उन चीजों में जो देश के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ की गारंटी बने। आसान भाषा में कहें तो ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ठोस इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं दूसरे और मैं कहूंगा बहुत ही क्रूशल पिलर पर, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज का निर्माण। यहां फोकस सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि उन खास हाईटेक सेक्टर्स पर है जिनमें भारत ग्लोबल लीडरशिप हासिल करना चाहता है। तो भारत की इस टेक प्लेबुक में आखिर है क्या? इसमें है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना, बायोफार्मा के लिए शक्ति पहल और सबसे अहम रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को सिक्योर करना। ये वो खनिज हैं जो हमारे फ़ोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक हर टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल हैं। यही तो भविष्य की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये सब प्रायोरिटीज अलग थलग नहीं हैं, ये सब मिलकर एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाती हैं। सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रफ्तार देंगे। और यहीं पर एंट्री होती है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की। अब सवाल ये है कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के लिए सप्लाई चेन्स को पूरी तरह से सिक्योर करेंगे। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक स्ट्रेटेजिक कदम है। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के असली इंजन की, हमारे छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज की। देखते हैं कि बजट उन्हें आगे बढ़ने के लिए कैसे फ्यूल दे रहा है। 10,000 करोड़ रुपए ये एक डेडिकेटेड एमएसएमई ग्रोथ फंड है। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है, छोटे बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट में compete करने, इनोवेट करने और अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की ताकत देना। तो सोचिए, एक छोटा बिजनेस है, उसका ग्रोथ का सफर कैसा दिखेगा? स्टेप 1, ग्रोथ फंड से फाइनेंशियल हेल्प लेना। स्टेप 2, ट्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म से अपने कैश फ्लो को बेहतर बनाना। स्टेप 3, उस पैसे से इनोवेट करना और बिजनेस एक्सपैंड करना। और स्टेप 4, ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट करके एक्सपोर्ट बढ़ाना। ये एक पॉलिसी को जमीनी हकीकत में बदलने का रास्ता है। कहते हैं ना, किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग होते हैं। तो अब बात करते हैं चौथे पिलर की, हमारे लोग और उनके आइडियाज। यहां फोकस है स्किल्स, एजुकेशन और इनोवेशन पर, ताकि एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार हो सके। तो ये इन्वेस्टमेंट हो कैसे रहा है? देखिए, एक तरफ तो नए आईआईटी क्रिएटर लैब्स और डिजाइन इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स भी हैं। लक्ष्य साफ है, एजुकेशन को सीधे इनोवेशन और जॉब से जोड़ना। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। उनका कहना है कि बजट से उम्मीद है कि ये एआई, डीप टेक और आर&डी पर खर्च को बढ़ाएगा ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट मिल सके। ये बात इस जरूरत को और पुख्ता करती है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ ही आगे का रास्ता है।
तो अब तक हमने अलग अलग पीसेस देखे। चलिए अब इन सबको जोड़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं कि ये सारी डोमेस्टिक पॉलिसीज मिलकर भारत की ग्लोबल एम्बिशन को कैसे पूरा करती हैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी एकदम साफ है, डबल साइडेड है। एक तरफ है देश के अंदर की मजबूती, जिसमें स्ट्रॉन्ग एमएसएमईज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शामिल है। और दूसरी तरफ है दुनिया में अपनी पहचान बनाने की एम्बिशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सिक्योर सप्लाई चेन्स। और सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ये जो कोशिश है ना, ये सिर्फ गिने चुने सेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। आप देखिए, टेक्सटाइल में नेशनल फाइबर स्कीम हो, कैपिटल गुड्स में इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की योजना हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन, हर जगह कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने पर जोर है। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? आइए इसे एक आसान सी कॉम्पिटिटिवनेस चेकलिस्ट की तरह देखते हैं, ताकि मेन पॉइंट्स आसानी से याद रह सकें। तो चेकलिस्ट पर टिक लगाते हैं। पहला, हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना। दूसरा, छोटे बिजनेसेस को इनोवेशन और एक्सपोर्ट के लिए ताकत देना। तीसरा, एक स्किल्ड और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स में इन्वेस्ट करना। चौथा, एक्सपोर्ट ग्रोथ और ग्लोबल इंटीग्रेशन का लक्ष्य रखना। और पांचवां, इस पूरे ग्रोथ को फंड करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम को और मजबूत करना। तो ब्लूप्रिंट तो तैयार है, प्लान भी सॉलिड लग रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल मन में आता है, भविष्य बनाने के लिए सबसे जरूरी रिसोर्स आखिर है क्या? शायद इसका जवाब इन योजनाओं को हकीकत में बदलने वाले लोगों के इरादे और उनकी काबिलियत में ही छिपा है।